हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वुहोंग मास्टर ने जाओ फैन के शरीर से वायलेंट एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा जा रहा था। 3 दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे दिन अचानक से गड़बड़ होने लगती है। जाओ फैन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे काले बादल इकट्ठे होने लगते हैं और जाओ फैन के ऊपर उसकी वायलेंट एनर्जी हावी होने लगती है। उस वायलेंट एनर्जी को दबाने की सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो वायलेंट एनर्जी को जितने ज़्यादा दबाया जाता है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अभी के लिए वायलेंट एनर्जी की वजह से जाओ फैन की हालत बद से बदतर हो गई थी। जाओ फैन पूजी का डिसाइपल था। ऐसे में पुहोंग मास्टर उसे मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए वो जल्दी से कुछ सोचते हैं और सभी मॉन्क्स को इशारा करते हैं। अब आगे सभी लोग उनका इशारा समझ जाते हैं और जल्दी से ज़मीन पर बैठ जाते हैं। अचानक से सभी के शरीर से पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, लेकिन ये एनर्जी पहली वाली गोल्डन एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। पहली वाली गोल्डन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शांत हुआ करती थी, लेकिन ये गोल्डन एनर्जी हद से ज़्यादा वायलेंट थी। बहुत जल्द ये गोल्डन एनर्जी आपस में मिलने लगती है, जिस वजह से आसपास एक वायलेंट ऑरा फैलने लगता है। जैसे जैसे ये गोल्डन एनर्जी आपस में मिलती जाती है, आसपास का वायलेंट ऑरा बढ़ता जाता है। थोड़ी देर में ये गोल्डन एनर्जी एक बॉल में बदल जाती है और वो बॉल सीधा जाकर एक फॉर्मेशन में समा जाता है। वही फॉर्मेशन जो अभी के लिए प्लेटफॉर्म पर बनी हुई थी। बॉल पूरी तरह से उस फॉर्मेशन के अंदर समा गई थी। अभी के लिए मॉन्क्स ने उस एनर्जी बॉल को जेड बॉल के अंदर भेजने की बजाय फॉर्मेशन के अंदर भेजा था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर वायलेंट एनर्जी थी, और अगर ये बॉल गलती से भी जेड बॉल के अंदर चली जाती तो जेड बॉल इस वायलेंट एनर्जी वाली बॉल को ही ख़त्म करने की कोशिश करने लगती। ऐसे में उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। जैसे ही वो वायलेंट एनर्जी वाली बॉल ज़मीन में यानी कि फॉर्मेशन में जाती है, तो अचानक से फॉर्मेशन से एक पावरफुल ऑरा निकलता है। फॉर्मेशन से एक पावरफुल लाइट बीम निकलती है जो सीधा आसमान में चली जाती है। कुछ ही पलों में आसमान में चारों तरफ गोल्डन एनर्जी फैल जाती है। तभी आसमान में फैली हुई वह एनर्जी जाओ फैन के ऊपर गिरने लगती है और जाओ फैन को जाओ फैन के अंदर की वायलेंट एनर्जी से बचाने की कोशिश करने लगती है। आसमान में अभी के लिए एक बहुत बड़ा बवंडर फॉर्म हो चुका था, जिसके अंदर से खतरनाक एनर्जी निकल रही थी जो लगातार जाओ फैन पर हमला कर रही थी। उस एनर्जी को दबाने की कोशिश ये गोल्डन एनर्जी कर रही थी। काफ़ी देर तक ये एनर्जी और आसमान की वो वायलेंट एनर्जी आपस में टकराते रहते हैं, पर बवंडर की वो एनर्जी हद से ज़्यादा पावरफुल थी और वो कुछ ही पलों में इस गोल्डन एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर जाओ फैन का दर्द भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक से जाओ फैन के शरीर से 3 रंग की अलग अलग एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये सभी जाओ फैन के डिफरेंट कल्टीवेशन मेथड्स की वजह से निकल रही थी। जाओ फैन के पास अभी के लिए प्योर यंग मिरर भी था। उसकी एनर्जी भी जाओ फैन के शरीर से निकल रही थी। प्योर यंग मिरर, टाओइज्म कल्टीवेशन और बुद्धिज्म कल्टीवेशन, इन तीनों की एनर्जीज एक साथ जाओ फैन के शरीर से निकलती हैं और आपस में मिलकर जाओ फैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगती हैं। ये तीनों एनर्जी आपस में मिल गई थी, जिस वजह से जाओ फैन के चारों तरफ अभी के लिए एक ब्लैक एंड वाइट कलर की एनर्जी चक्कर लगा रही थी, जो इन तीनों एनर्जी से मिलकर बनी थी। पर जैसे ही आसमान में मौजूद एनर्जी ये देखती है कि जाओ फैन की शरीर के चारों तरफ अभी के लिए एक एनर्जी बैरियर बन गया है, तो वो अपनी पावर बढ़ा लेती है और जाओ फैन पर लगातार एक के बाद एक हमला करने लगती है। जाओ फैन का बैरियर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इन लगातार हो रहे हमलों की वजह से उस पर भी क्रैक्स आने लगे थे और अब अगले कुछ ही पलों में वो बैरियर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जाओ फैन के चारों तरफ अभी के लिए एनर्जी तो मौजूद थी, लेकिन वो एनर्जी बैरियर जिसे उसने एनर्जी से बनाया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर इस दौरान वुहोंग मास्टर और बाकी सभी मॉन्क्स को समय मिल गया था। वो लोग जल्दी से अपने शरीर से और ज़्यादा गोल्डन एनर्जी निकालते हैं और उसे जेड बॉल के अंदर भेजने लगते हैं। लगातार एनर्जी जाने की वजह से जेड बॉल की पावर बढ़ने लगती है। तभी जेड बॉल के अंदर से एक पावरफुल लाइट बीम निकलती है
जो जाओ फैन की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है और आसमान में मौजूद उस वॉयलेंट एनर्जी से जाओ फैन को बचाने लगती है। अभी के लिए ये देखकर पुहोंग मास्टर राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल तो वो गोल्डन एनर्जी आसमान की उस वॉयलेंट एनर्जी को दबाने में कामयाब हो रही थी। वू फेंग कहते हैं, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? नेचर जाओ फैन के खिलाफ क्यों जा रहा है? वो जाओ फैन को ये वॉयलेंट एनर्जी दबाने में मदद क्यों नहीं कर रहा है? तो पुहोंग मास्टर कहते हैं, जाओ फैन ईविल सेक्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अभी के लिए हम जाओ फैन की मदद कर रहे हैं। इस बात से शायद हेवन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका है और वो जाओ फैन को मारने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए बुद्धा की एनर्जी ने सब कुछ संभाल तो लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा देर तक सब कुछ ठीक रहेगा। हमें आगे की तैयारी भी करनी चाहिए। ये कहकर वो सभी मॉन्क्स की तरफ देखते हैं, तो सभी मॉन्क्स भी अपना सिर हिलाते हैं। वो सभी अपनी एनर्जीज मिलाकर जाओ फैन के ऊपर एक बैरियर फॉर्मेशन बना देते हैं। अभी के लिए बुद्धा की एनर्जी और ये बैरियर दोनों जाओ फैन की रक्षा कर रहे थे, लेकिन जाओ फैन होश में नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर वॉयलेंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी थी। वुहोंग मास्टर और बाकी सभी मॉन्क्स राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने हाल फिलहाल तो सिचुएशन को संभाल लिया है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। आसमान में मौजूद उस बवंडर में मौजूद वो वॉयलेंट एनर्जी जब भी देखती है कि ये लोग जाओ फैन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आसपास के नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ाने लगती है। अचानक से ही आसमान में मौजूद उस बवंडर का साइज़ 4 से 5 गुना बढ़ जाता है और उसके अंदर की वॉयलेंट एनर्जी की पावर भी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये एनर्जी काफ़ी देर तक बढ़ती रहती है, काफ़ी देर तक बढ़ती रहती है, जिसके बाद वो आसमान में इकट्ठा होने लगती है और इकट्ठा होकर एक बड़ी सी एनर्जी बॉल में बदल जाती है। जिसके बाद वो एनर्जी बॉल सीधा जाकर आसमान में मौजूद बैरियर से टकरा जाती है। वो बैरियर इस एनर्जी बॉल को संभाल नहीं पाता है और पहले ही हमले में टूट जाता है, जिसके बाद वो सीधा बुद्धा की एनर्जी की तरफ बढ़ने लगता है, जो अभी के लिए जाओ फैन की रक्षा कर रही थी। और कुछ ही पलों में जैसे ही वो दोनों एनर्जी टकराती हैं, तो दोनों ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद भी आसमान में मौजूद उस बवंडर में मौजूद वो वॉयलेंट एनर्जी रुकती नहीं है। वो एक अगला हमला तैयार करती है और ये हमला पिछले वाले हमले से भी ज़्यादा पावरफुल था। ये भी कहा जा सकता था कि ये हमला अब तक का सबसे पावरफुल हमला था। हमला तेज़ी से जाओ फैन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जब पुहोंग मास्टर और बाकी सभी मॉन्क्स देखते हैं, तो उनकी चिंता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पुहोंग मास्टर जाओ फैन को मरते हुए नहीं देख सकते थे। वो अपनी बची कुची एनर्जी लगाकर जाओ फैन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वो बची कुची एनर्जी इस हमले के सामने कुछ नहीं थी। ये हमला चुटकियों में उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी के लिए वो जाओ फैन को बचाने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हमलों में वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे। ऐसे में उनकी पावर भी काफ़ी कम हो चुकी थी, इसलिए अब वो इस एनर्जी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। बवंडर की वो पावरफुल एनर्जी जाओ फैन की तरफ बढ़ती जा रही थी और पुहोंग मास्टर की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन वो इस एनर्जी को नहीं रोक पाए थे। वो एनर्जी अब जाओ फैन से कुछ ही मीटर्स दूर बची थी और सभी को लगा था क्या वो एनर्जी जाओ फैन से टकरा ही जाएगी। लेकिन तभी अचानक जेड वॉल के ऊपर कुछ मंत्र दिखाई पड़ने लगते हैं। अचानक से वो मंत्र ज़ोर ज़ोर से चमकने लगते हैं। जैसे जैसे उनकी चमक बढ़ती जा रही थी, जेड वॉल की पावर भी बढ़ती जा रही थी। अभी के लिए पता नहीं क्यों जेड वॉल की पावर बढ़ रही थी, क्योंकि देखा जाए तो अभी के लिए कोई भी जेड वॉल की पावर बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पुहोंग मास्टर और बाकी सभी मॉन्क्स अभी के लिए जेड वॉल के अंदर अपनी एनर्जी नहीं डाल रहे थे। इसके बावजूद जेड वॉल की पावर बढ़ती जा रही थी। अचानक से इस बदलाव से सभी चौंक गए थे और जेड वॉल की तरफ देख रहे थे। जेड वॉल की पावर कुछ ही पलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अचानक से ही जेड वॉल पर मौजूद मंत्र ज़ोर ज़ोर से और ज़्यादा ज़ोर से चमकने लगते हैं। तभी जेड वॉल के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट बीम निकलती है, जो आसमान में मौजूद उस लाइट बीम की तरफ बढ़ने लगती है, जो जाओ फैन को मारने के लिए बढ़ रही थी।
दोनों ही लाइट बीम अभी के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ ही पलों में टकरा भी जाते हैं। दोनों के टकराने से कोई धमाका नहीं होता है, उल्टा दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और एक दूसरे को निगल जाते हैं। अचानक से ही जेड वॉल से निकली वो गोल्डन एनर्जी जाओ फैन को चारों तरफ से कवर करने लगती है और जाओ फैन की बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगती है। वो एनर्जी काफ़ी देर तक जाओ फैन की बॉडी के अंदर जाती रहती है। वहीं वो एनर्जी अभी के लिए उस वॉयलेंट एनर्जी से भी टकरा रही थी। कुछ ही पलों में उनका टकराना खत्म हो जाता है। अचानक से एक ज़ोरदार धमाका होता है और उस धमाके के साथ आसमान में मौजूद वो बड़ा सा बवंडर गायब हो जाता है। बवंडर गायब होने के साथ साथ वो वॉयलेंट एनर्जी भी गायब हो जाती है। तभी जेड वॉल के अंदर से और ज़्यादा गोल्डन एनर्जी निकलती है जो सीधा जाओ फैन की बॉडी के अंदर चली जाती है और जाओ फैन की बॉडी में जो उथल पुथल मची थी उसे कंट्रोल करने लगती है। कुछ ही पलों में वो सब कुछ स्टेबलाइज कर देती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अभी के लिए आसमान में मौजूद वो बड़ा सा बवंडर भी गायब हो चुका था और लगभग जाओ फैन के बॉडी के अंदर मौजूद वो वॉयलेंट एनर्जी भी कंट्रोल में आ गई थी। हाँ, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई थी या नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए वो जाओ फैन पर हावी नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ घंटों में जाओ फैन की हालत बद से बदतर हो गई थी। ऐसे में जाओ फैन भले ही अभी के लिए आसमान में उड़ रहा था लेकिन वो बेहोश था, पर अच्छी बात ये थी कि वो अभी जिंदा था और सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। सभी मॉन्क्स ये देखकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें क्रैक्स की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे कि किसी चीज़ पर काफ़ी सारी दरारें आ रही हों। वो जल्दी से जेड वॉल की तरफ देखते हैं। जेड वॉल पर अभी के लिए काफ़ी सारी छोटी छोटी दरारें आ गई थी, क्रैक्स आ गए थे जो लगातार बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही पलों में वो क्रैक्स पूरे जेड वॉल पर फैल जाते हैं और जेड वॉल एक धमाके के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ज़मीन पर गिर जाती है। जेड वॉल अभी के लिए डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जाओ फैन तो बच गया था, लेकिन जाओ फैन को बचाने के चक्कर में जेड वॉल खत्म हो चुकी थी। जैसे ही जेड वॉल डिस्ट्रॉय होती है तभी मॉन्क्स को एक ज़ोरदार झटका लगता है, क्योंकि वो सभी कहीं ना कहीं इस जेड वॉल से जुड़े हुए थे। तभी अचानक से जाओ फैन जो काफ़ी देर से आसमान में उड़ रहा था वो अब ज़मीन पर आने लगता है। वो अभी के लिए बेहोश था, इसलिए वो ज़मीन पर गिर रहा था। कुछ ही पलों में जाओ फैन ज़मीन पर लैंड कर जाता है। अभी के लिए वो बेहोश था और कब तक वो बेहोश रहने वाला था इसका कुछ कहा नहीं जा सकता था। जाओ फैन को इस बेहोशी के दौरान फील होता है कि उसके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं और उनमें से कुछ लोगों के बीच आपस में झगड़ा भी हो रहा है। जाओ फैन की ये बेहोशी बहुत ही लंबी बेहोशी थी, न जाने ये कितने दिनों तक रहने वाली थी। जाओ फैन को खुद नहीं पता था वो अब अगले कितने दिनों तक बेहोश रहने वाला था। वक्त बीतता जाता है। उस इंसिडेंट को हुए कई दिन बीत चुके थे। भले ही उस इंसिडेंट में जाओ फैन मरा नहीं था, लेकिन वो एक लंबी बेहोशी में चला गया था। इस दौरान जाओ फैन को महसूस हो रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। उसे महसूस होता है कि रोज़ उससे लोग मिलने आते हैं, उनमें से कुछ लोग उसकी केयर भी करते हैं और उन्हें उसकी चिंता भी है। जाओ फैन समझ सकता था ये लोग ज़रूर वुहोंग मास्टर, फाजियांग और फाशेन होंगे। आज भी जाओ फैन अपने बेड पर बेहोश पड़ा था, तभी उसे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो आवाज़ें सुनकर जाओ फैन समझ जाता है कि कोई ना कोई उससे मिलने आ रहा है। जाओ फैन अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।